मूवी की शुरुआत एक बहुत ही उदास और डार्क माहौल से होती है, जहां हमें पोली की आवाज सुनाई देती है। पोली कहती है, मैं थक चुकी हूँ, हार मान चुकी हूँ। हर रोज एक नई शुरुआत करती हूँ, लेकिन कुछ नहीं बदलता। दुनिया आगे बढ़ती जा रही है और मैं आज भी वही हूँ जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उससे पूछ रही थी, पोली तुम्हें क्या चाहिए? पोली कहती है, बस मैं इतना चाहती हूँ कि ये सारा दर्द रुक जाए। इसके बाद हम पोली को घर आते हुए देखते हैं। पोली का घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन अंदर से बहुत ही बिखरा हुआ मेसी है, जैसे वो अपने घर का ख्याल ही ना रखती हो। घर आकर वो अपना फोन ऑन करती है तो उसमें बहुत से वॉइस मेल्स और बहुत सी कॉल्स थी, उसकी मॉम की, उसकी पुट्री क्लासेस की, उसकी बहन की, उसके बॉस की, और वो सबको इग्नोर कर रही थी। और इस सब से साफ जाहिर था कि वो डिप्रेशन में है। अपने आप को रिलैक्स करने के लिए वो एक ड्रिंक बनाती है और शीशे के सामने इंटरव्यू की प्रैक्टिस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने बारे में एक भी बात अच्छी नहीं बोल पाती। अचानक डोरबेल बजते हैं। पोली हैरान हो जाती है कि कौन आया था इस वक्त उसके घर। दरवाजा खोलने पर वहाँ एक बूढ़ी औरत थी जो कांप रही थी और काफी कंफ्यूज थी। वो किसी और के घर जाना चाहती थी, लेकिन गलती से पोली के घर आ गई थी। पोली उसको उसकी मंजिल के बारे में बताने लगती है, लेकिन वो औरत इस टाइम ठंड से ठिठर रही थी, इसलिए वो इंसानियत के नाते उसे अपने घर के अंदर बुला लेती है। अंदर आकर वो औरत पानी मांगती है। जब पोली उसे पानी देती है तब उसका ध्यान उस बूढ़ी औरत के हाथ पर जाता है जिसकी कुछ उंगलियां गायब थी। ये देखकर पोली परेशान हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या आप किसी को फोन करना चाहती हैं? पर वो औरत अजीब सा जवाब देती है। ये कहती है कि मुझे नए जमाने के फोन चलाने नहीं आते। वो उसे एक कार्ड देती है जिस पर उसके बेटे का नंबर लिखा हुआ था। वो बूढ़ी औरत पोली से इधर उधर की बातें करने लग जाती है। उससे पूछती है, क्या तुम शादीशुदा हो? क्या तुम्हारे बच्चे हैं? इतने बड़े घर में क्यों रहती हो? और इस तरह की बातों के बाद अचानक से ही उसका रवैया बहुत ही ज्यादा डरावना हो जाता है। वो बूढ़ी औरत पोली को घूर कर देखती है और कहती है, अब मैं शुरू करने वाली हूँ। इस टाइम वो बहुत ही अजीब लग रही थी और पोली डर चुकी थी। वो अपने बैग से एक पुराना लकड़ी का बॉक्स निकालती है और टेबल पर रख देती है। फिर कहती है, ये अब तुम्हारा है। उसके बाद वो सीधा पोली की आंखों में देखकर कहती है कि तुम मरने वाली हो। पोली शॉक हो जाती है। वो औरत उसे कहती है कि तुम इस चीज को लेकर उदास हो सकती हो, डर सकती हो, लेकिन तुम सच को नहीं बदल सकती। तुम आज रात मरने वाली हो। जब तक कि तुम रूल्स फॉलो नहीं करती, तुम्हारा डर ही तुम्हें खाने लगेगा। डर के मारे इस टाइम पोली खड़ी हो जाती है और इस पागल औरत को उसके घर से निकल जाने को कहती है। जाने से पहले वो औरत उसे वार्निंग देकर जाती है कि पुलिस को बुलाने की गलती मत कर देना। हो सकता है कि तुम्हें ये बुरा सपना लगे, लेकिन मैं जानती हूँ तुम अब इस बुरे सपने से कभी नहीं जाग पाओगी। पुलिस औरत के बाहर निकलते ही दरवाजा लॉक कर देती है। उसका दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। पोली अब उस बॉक्स को भी उठाकर सड़क के बिल्कुल दरमियान में रखाती है और आते ही अपनी मॉम को कॉल करती है और ये सारी बातें बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मॉम को तो उस पर बिलीव ही नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि इंटरव्यू के स्ट्रेस की वजह से पोली इस तरह की बातें कर रही है, और अगर पोली के साथ ये सब कुछ हो भी रहा है तो जरूर उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा होगा। उसकी मॉम उसे रेस्ट करने को कहती है और पोली इसी तरह फोन पर बात करते हुए बाहर जाती है और उस बॉक्स को हिलाती है। उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं थी। उसे भी लगता है कि ये मजाक ही होगा, इसीलिए वो घर वापस आ जाती है। लेकिन एक बहुत ही अजीब चीज ये थी कि उसके घर आने से पहले ही वो बॉक्स दोबारा उसके घर के अंदर था। उसे लगा कि उसने खुद ही अंदर लाकर रखा होगा। इस चीज को इग्नोर करते हुए वो ऊपर चली जाती है और अपनी मॉम के भेजे हुए कपड़े ट्राई करने लगती है और सभी की पिक्चर्स बनाकर अपनी मॉम को सेंड करती है। और बाद में जब देखती है तो उसे एक पिक्चर में अपने पीछे एक अनजान औरत दिखाई देती है। एक साया, एक एंटिटी दिखाई देती है जो इंसान नहीं था। अचानक ही एक भूतिया आवाज उसका नाम पुकारती है। ये सुनकर पोली डर के मारे नीचे भाग जाती है और अपने आप को रिलैक्स करने के लिए एक सिगरेट जला लेती है। अचानक से उसका फोन बज जाता है और वो दोबारा डर जाती है, लेकिन इस टाइम उसकी मॉम का ही मैसेज था। वो अपनी मॉम को दोबारा सब कुछ बताती है तो उसकी मॉम कहती है, ये सब बस तुम्हारा वहम है, तुम एक काम करो, सो जाओ। थक कर अपनी मॉम की बात मानकर वो सोफे पर बैठ जाती है और तभी उसका ध्यान उसी बॉक्स पर जाता है। उसे लगता है कि उसके साथ जो सब हो रहा है जरूर उसका ताल्लुक इस बॉक्स से है। इस टाइम ये बॉक्स जिस टेबल पर रखा हुआ था, पोली को बिल्कुल यकीन था कि उसने ये बॉक्स यहाँ नहीं रखा। वो घबरा कर अपनी मॉम को दोबारा से कॉल करती है और साथ ही वो बॉक्स भी खोलती है। उसके अंदर एक और ग्लास था और ग्लास की रेत दोबारा से गिरने लग जाती है और फोन पर आती हुई उसकी मॉम की आवाज भी अचानक से बदल जाती है, जो कहती है, पोली मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। जिसके बाद वो आवाज डरावनी तरीके से हंसने लग जाती है और इससे पहले कि पोली घबरा कर फोन बंद कर देती,
वो आवाज ये भी कहती है कि तुम मरने वाली हो। पोली फोन काट देती है, लेकिन थोड़ी देर में फोन दोबारा बजता है। डर कर वो फोन उठाती है और फोन की दूसरी तरफ वो एंटिटी उसे गेम्स के रूल बताती है। ये बताती है कि यहाँ पर एक गेम चल रही है और उसे जिंदा रहने के लिए उस बॉक्स में 3 चीजें डालनी होगी। पहला, कुछ ऐसा जिससे वो शदीद नफरत करती हो। दूसरा, वो जिसकी तुम्हें बहुत ही ज्यादा जरूरत हो। और तीसरा, वो जिससे तुम बहुत ही ज्यादा प्यार करती हो। साथ ही वो आवाज उसे वार्न भी करती है कि अगर तुमने झूठ बोला या इसमें कोई गलत चीज रखी तो हमें पता भी चल जाएगा। पॉली बॉक्स को देखती है और ग्लास की रेत भी खत्म होने वाली थी। वो समझ गई उसे जो भी करना है जल्दी करना होगा। उसे रूल से याद आते हैं कि उसे एक चीज ऐसी रखनी है जिससे वो नफरत करती है। उसकी नजर सिगरेट के पैकेट पर पड़ती है। उसे याद था कि उसे सिगरेट से नफरत है और वो उसे छोड़ देना चाहती है, इसीलिए उसने सिगरेट का पैक ही उस बॉक्स के अंदर रख दिया। उस पैकेट को उस बॉक्स में रखने पर भी कुछ नहीं होता, यहाँ तक कि और ग्लास में से रेत गिरना भी बंद हो जाता है। और अचानक से पोली की तबीयत बिगड़ने लग जाती है। वो जोर जोर से खांस रही थी जैसे अभी वो कुछ ही देर में मर जाएगी, लेकिन मरने के बजाय उसकी खांसी करते हुए उसके मुंह से एक चाबी निकल आती है। वो डर कर घर से बाहर जाती है और मदद बुलाने के लिए अपनी नेबर का दरवाजा खटखटाती है। वो औरत पोली पर ध्यान नहीं देती ज्यादा, क्योंकि इस टाइम वो अपने हस्बैंड से बात कर रही थी। पोली उससे किड़किड़ाती है और कहती है प्लीज पुलिस को कॉल करो। वो औरत उसे घर के अंदर बुला लेती है, लेकिन अभी भी उसकी घबराहट को इग्नोर कर देती है। अचानक ही हम देखते हैं कि उस पड़ोसी की भी तबीयत बिगड़ने लग जाती है। अचानक से उसके हाथ में एक चाकू आ जाता है जिससे वो अपनी ही गर्दन काट कर अपने आप को ही मार देती है। अचानक ही अब वो मरी हुई औरत दोबारा बोल जाती है और उससे कहती है कि जिससे भी तुम मदद लोगी उसका यही हाल होगा। डर से ही कांपती हुई पोली अपने घर वापस भाग जाती है। घर वापस आने पर वो और ग्लास दोबारा चलने लग जाता है और ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो वही बॉक्स टेबल से गिरा देती है। लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ती है तो देखती है कि वो बॉक्स दोबारा टेबल पर आ गया था। अचानक से उसका फोन बजता है और स्क्रीन पर डैड लिखा हुआ आ रहा था, पर उसके डैड तो कई सालों पहले मर चुके थे। वो समझ गई कि जरूर इस कॉल का ताल्लुक इस गेम से है, इसीलिए वो फोन उठाती है। अपने डैड की आवाज सुनकर वो चिल्लाते हुए उन्हें बताती है कि आप मर चुके हो। लेकिन दूसरी तरफ से वो आदमी कहता है प्लीज ऐसा मत बोलो। वो एंटिटी उसे बताती है कि तुमने झूठ बोला है, सिगरेट से तुम नफरत नहीं करती, तुम सच में जिससे नफरत करती हो उसी को इस बॉक्स में रखो। डैड की बातों से आखिर उसे जवाब मिल ही जाता है कि आखिर उसे सबसे ज्यादा नफरत किससे थी। वो अलमारी में जाती है और वहाँ से एक क्रॉस उठा लेती है। यहाँ पर उसे याद आता है कि जब बचपन में उसके डैड बीमार थे तो वो दिन रात गॉड से प्रे किया करती थी कि उसके डैड को ठीक कर दे। उसके डैड भी अपनी जिंदगी के लिए गॉड से प्रे किया करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो मर गए और उस दिन के बाद से उसे गॉड से नफरत हो गई थी। वो क्रॉस अब उस बॉक्स के पास लेकर आती है और बॉक्स में रखकर वो क्रॉस से कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। इस मर्तबा उसका सच काम कर जाता है और क्रॉस अचानक से उस बॉक्स में से गायब हो जाता है और यहाँ पर और ग्लास खुद ही रीसेट हो जाता है, ऐसे जैसे ये साइन हो कि पहला टास्क पूरा हो गया है। अचानक ही उसे एक औरत की आवाज आती है। आवाज यहाँ पर लगे हुए मिरर्स की तरफ से आ रही थी। जैसे ही वो मिरर्स के पास गई तो उसे अपना ही रिफ्लेक्शन वहाँ पर नजर आया। उसका रिफ्लेक्शन उसी का मजाक उड़ा रहा था। इस टाइम उस रिफ्लेक्शन के हाथ में एक कटर था। उसका रिफ्लेक्शन उसी कटर को उस मिरर के ऊपर मारने लग जाता है और अचानक से शीशा टूटकर वो कटर पोली के हाथ में आ जाता है। अचानक ही पोली का फोन बज जाता है और पोली जाकर देखती है कि इस टाइम उसकी बहन की कॉल आ रही थी। बहन उसकी बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि पोली ने ही उसे कॉल कर कहा था कि तुम्हारी बेटी मरने वाली है, पर पोली ने कोई कॉल नहीं की थी। पोली समझ गई कि जरूर ये इसी गेम की चाल है। वो अपनी बहन को समझाने की कोशिश करती है कि तुम घर से मत निकलना, मैं आ रही हूँ, पर उसकी बहन बताती है कि मैं पहले ही तुम्हारे घर के पास पहुँच चुकी हूँ। ये जानकर पोली फौरन घर से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अब घर के सभी खिड़कियाँ दरवाजे सील थे। गुस्से में वो एक टेबल उठाकर खिड़की पर मारती है, लेकिन खिड़की टूटना तो दूर की बात, वहाँ पर एक खूंज भी नहीं आती। इसी खिड़की पर अब उसकी बहन और उसकी बेटी की वीडियो चलने लग जाती है और वो देखती है कि उसकी बहन की बेटी का चेहरा खून से ढका हुआ था। पोली और उसकी बहन की बेटी एक साथ खेल रहे थे, बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन यहाँ पोली देख रही थी कि बार बार ये कैमरा उसके पाँव पर फोकस कर रहा था। वो समझ गई कि जरूर ये गेम अब उसकी छोटी उंगली मांग रही है। पोली को रूल याद आता है कि रूल में था वो जो तुम्हें चाहिए। वो समझ गई कि उसे अपनी बॉडी का हर पार्ट चाहिए और इसी तरह इस गेम को भी अब उसकी बॉडी का ही कोई पार्ट चाहिए। ये समझकर
वो बहुत ही दर्द में आकर अपनी बाहों की एक उंगली काट कर उस बॉक्स में रख देती है, ये कहते हुए कि ये कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं बदलता। उंगली काटने की वजह से उसका खून भी काफी ज़ाया हो चुका था और वो अब पट्टी बांधने लगी थी। इस टाइम पर अचानक से एक एंटिटी उसके पास आ जाती है जो बिल्कुल उसकी मोम जैसी लग रही थी और वो उसे समझाती है कि रोना बंद करो। पोली रोना बंद कर दोबारा बॉक्स चेक करती है, लेकिन वो उंगली अभी भी वही थी। बॉक्स ने उस उंगली को रिजेक्ट कर दिया था। वो घबरा जाती है। वो समझ गई कि एंटिटी ने उसे धोखा दिया था। इस टाइम वो दोबारा उसी शीशे की तरफ जाती है और तब शीशे में उसके रिफ्लेक्शन की हाथ की उंगली कटी होती है। इन्हें हाथ की उंगली चाहिए थी, ना कि पाँव की। ये देखकर पोली जोर से चिल्लाई कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे गलत बताया। लेकिन अब पोली को अपनी पहली उंगली भी काटनी थी, क्योंकि उसने खिड़की वाले वीडियो में देखा था कि अगर उसने ऐसा ना किया तो ये लोग उसकी भांजे को मार देंगे। अब उसके पहली उंगली काट कर बॉक्स में रखते ही उसके घर की सारी खिड़कियां दरवाजे खुल जाते हैं। वो शुक्र करती है। सबसे पहले गाड़ी में बैठकर अपनी बहन के घर भागती है, क्योंकि उसे देखना था कि उसकी बहन और उसकी बेटी ठीक है कि नहीं। घर के बाहर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि वहाँ तो क्रिसमस म्यूजिक बज रहा था। शायद अंदर ये लोग पार्टी कर रहे थे, लेकिन अंदर का तो मंजर ही खौफनाक था। उसकी बहन और बेटे जो इस टाइम अपने बेड्स पर लेटे हुए थे, वो सोए हुए नहीं थे बल्कि वो मर चुके थे। ये देखकर पोली टूट जाती है और अपनी बहन की बेटी की लाश को गले लगाकर रोने लग जाती है। वो अब नीचे आती है तो देखती है कि ये घर भी पूरा बिखर चुका है और अब वो बॉक्स जो पहले उसके घर था वो उसके बहन के घर रखा हुआ है। अचानक से उसका फोन बच जाता है और इस टाइम उसकी मरी हुई बहन की बेटी कॉल पर उसे कहती है, आंटी अभी तुमने अपना टास्क पूरा नहीं किया। ये सुनकर पोली जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि ये तुमने क्या किया, तुमने उन सबको मार दिया जिनसे मैं बहुत प्यार करती थी। लेकिन दूसरी तरफ से वो एंटिटी उसे कहती है कि शायद तुम्हारा प्यार काफी नहीं था। वो आवाज दोबारा उससे पूछती है कि तुम किससे प्यार करती हो, तुम्हें वही चीज इस गेम को देनी है। पोली अभी भी कहती है कि उसे सबसे ज्यादा प्यार अपनी बहन की बेटी से है। तो आवाज कहती है कि जाकर तुम उनकी लाशों में से उनका कोई भी ऑर्गन ले लो। ये करना पोली के लिए मुश्किल था, लेकिन अब वो इसके लिए भी तैयार थी। जब वो उस बच्चे के पास जाती है तो अब उसका दिल मोम की तरह पिघल जाता है। वो इतनी प्यारी सी बच्चे का कोई भी ऑर्गन नहीं काट सकती थी, इसीलिए वो उसके बालों की एक लट काट लेती है और फिर उस बॉक्स में डालकर कहती है, एली मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। उसके कहते ही बाल अचानक से उस बॉक्स में से गायब हो जाते हैं, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि उसका तीसरा टास्क भी पूरा हो गया। उसके टास्क पूरा करते ही अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। उसने देखा कि उसकी बहन सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, जो अभी भी जिंदा थी और बिल्कुल ठीक थी। यहाँ पर जो कुछ हुआ उसे कुछ याद नहीं था, बल्कि वो उल्टा पोली से ही पूछ रही थी कि तुम यहाँ पर कब आई। पोली हैरत से अपनी बहन को देखती है और भागकर उस बच्चे के कमरे में जाती है। वो देखती है कि वो बच्ची भी अपने कमरे में खेल रही थी। ये देखकर उसे इतनी खुशी हुई थी कि वो बता भी नहीं पा रही थी। वो अपनी बेटी को प्यार करने लगती है और अचानक से उसकी बेटी का चेहरा बदल जाता है। उस बच्चे के मुंह पर काले काले दाने निकल आते हैं। वो एक शैतान जैसी हो जाती है और खेलना छोड़कर अब उसी के ऊपर बैठकर अचानक से एक चाकू से उसे स्टैब कर करके मार देती है। उसके मरते ही यहाँ पर पोली की आंख खुल गई थी और पोली को पता चला कि ये सब जो उसने देखा था बस उसका एक ख्वाब था। इस टाइम वो अपने घर के डाइनिंग टेबल पर है। बॉक्स वही उसके घर पर रखा हुआ है और इस टाइम बॉक्स के पास रखा हुआ और ग्लास का रेत गिर रहा है, जिससे पता चल रहा है कि उसका टाइम अब कम होता जा रहा है। उसने सारे टास्क पूरे कर दिए थे, लेकिन अब वो परेशान थे कि फिर भी ये टाइम खत्म क्यों नहीं हो रहा। आखिर इस बॉक्स को और क्या चाहिए। उसने कहा था कि उसे नफरत, जरूरत और प्यार चाहिए। वो तीनों चीजें तो उसने दे दी थी। वो अब एक एक करके हर वो चीज डालना उस बॉक्स में शुरू कर देती है जो उसके लिए कीमती थी, प्यारी थी। अपनी डायमंड की रिंग, अपने सबसे प्यारे कपड़े, अपने थोड़े से बाल, यहाँ तक कि अपना खून भी। ये सारी चीजें कुछ भी काम नहीं करती और अचानक उस बॉक्स में से एक हाथ निकल आता है जो उसे अंदर खींचने की कोशिश करता है। पोली बहुत ही मुश्किल से अपने आप को छुड़वाती है और यहाँ पर उसे उस बूढ़ी औरत की बात याद आती है। उसने कहा था कि मैंने इस कर्ज से, श्राप से बचने के लिए ये बॉक्स पोली को दे दिया है। पोली समझ गई थी कि ये बॉक्स एक श्राप है और उसे इस श्राप से बचने के लिए श्राप को किसी दूसरे को देना होगा, नहीं तो वो खुद इस श्राप के लिए मर जाएगी। पोली अब ये बॉक्स लेकर अपने नेबर्स में चली जाती है और एक लड़की का घर खटखटाती है। पहले वाली बूढ़ी औरत की तरह पोली वो बॉक्स लिए अब इस लड़की के घर के अंदर चली जाती है। जिस लड़की के घर आई थी उस लड़की का नाम तारा था। पोली
इस टाइम हिचकिचाते हुए तारा के घर के अंदर सोफे पर बैठ जाती है और उसे वही बॉक्स देती है जो उस बूढ़ी औरत ने दिया था। और अब मूवी की शुरुआत वाली लाइन की तरह वो बोलती है, मैं रहना नहीं चाहती। वो अजीब तरीके से बात कर रही थी तारा से। वो तारा से कहती है कि मैं थक चुकी हूँ। तारा डर कर पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। पोली कहती है बस ये सब रुक जाए। ये सारे वही डायलॉग्स थे जो मूवी के शुरुआत में हमने सुने थे। पोली तारा को बताती है कि उसके पेरेंट्स अब वापस नहीं आएंगे। फिर वो बॉक्स उसके टेबल पर रखती है और उस बॉक्स को खोल देती है। वो कहती है मैं अब शुरू करने वाली हूँ, ये बॉक्स अब तुम्हारा है तारा। उसने बिल्कुल उस बूढ़ी औरत वाले अंदाज में सब कहा था। तारा भी डर जाती है और बिल्कुल जिस तरह पोली ने उस औरत को घर से बाहर निकाला था, इसी तरह तारा भी पोली को घर से निकल जाने को कहती है। लेकिन घर से निकलने से पहले पोली उसकी आंखों में देखकर कहती है कि मैंने अपना श्राप, अपना कर्ज तुम पर ट्रांसफर कर दिया है और अब तुम मरने वाली हो। और ये कहते ही सीन यहाँ से ब्लैक हो जाता है और अचानक से हम पोली को उसी के घर में फायर प्लेस के पास देखते हैं। इस टाइम भी पोली को लग रहा था कि ये सारी चीजें जो भी हुई शायद उसका ख्वाब है, लेकिन अचानक से वही औरत जो पहले यहाँ आई थी वो दोबारा से उसके सामने आ जाती है। पोली को लगा कि शायद ये कोई सोल्स की दुनिया है, पर उसका ये भी ख्याल खत्म हो जाता है। अचानक ही वो बूढ़ी औरत पोली पर हमला कर देती है और कहती है कि वो बॉक्स चाहता है कि तुम मर जाओ। वो जहाँ जहाँ चाहता है सबको मार कर छोड़ता है। यहाँ पर इन दोनों औरतों में लड़ाई शुरू हो जाती है। वो औरत पोली को मारना चाहती थी और पोली अपने आप को बचाना, और अपने आप को बचाने के चक्कर में वो उसी औरत को चाकू मार देती है। मरते हुए अचानक से वो औरत उसे बताती है कि आखिर वो बॉक्स पहले उस औरत के पास और अब पोली के पास क्यों था। वो बताती है कि बॉक्स हमें चुनता है क्योंकि हम डरे हुए हैं और अंदर से टूटे हुए हैं, और हमारा दुख और दर्द ही उस बॉक्स को पावर देता है। तुम उस बॉक्स को जीतने मत देना, उस बॉक्स को ताकत मत देना और मरने से बिल्कुल मत डरना। पोली अचानक से खड़ी हो जाती है और उसे अपने मरे हुई पूरी फैमिली की आवाज सुनाई देती है। अब उसने डरना छोड़ दिया था, वो अब लड़ने को तैयार हो गई थी। और यहाँ पर उसे एहसास हो रहा था कि उसने वो बॉक्स तारा को देकर बहुत ज्यादा गलत किया। दर्द के उस साइकिल को उसने दोबारा से शुरू कर दिया। हालांकि उसे खुद ही इस गेम को खेलकर इस गेम को खत्म कर देना चाहिए था, या फिर मुझे उस गेम से डरना ही नहीं चाहिए था, मुझे पहले ही उसका ग्लास तोड़ देना चाहिए था। यही सोचते हुए अचानक से दोबारा से अंधेरा हो जाता है और पोली दोबारा अपने बेड पर जागते हैं। वो देखती है कि सुबह हो चुकी थी, धूप उसके घर के अंदर आ रही थी। वो अपना हाथ देखती है जिसकी उंगली गायब थी, जिससे साबित हो रहा था कि वो सब कुछ जो रात उसने देखा था वो उसके साथ सच में हुआ था। लेकिन उस सब के बावजूद भी वो जिंदा थी। वो इस टाइम खिड़की से बाहर देखती है। रात पे उसकी मदद करने पर जो उसकी नेबर मारी गई थी अपना गला काटकर, वो भी जिंदा थी और वो पोली को हाथ हिलाकर हाय भी करती है। पोली को लगता है कि जैसे सारी चीजें वापस ठीक हो रही हैं। वो भागकर अपनी बहन के घर जाती है तो देखती है कि उसकी बहन और बहन की बेटी दोनों जिंदा थे। पोली खुश होकर उन्हें गले लगा लेती है और शुक्र करती है कि उसकी बहन और उसकी बेटी का मरना बस एक बुरा ख्वाब था। और पोली को अब वो लड़की तारा भी याद थी जिसको उसने वो बॉक्स दिया था। वो तारा को चेक करने के लिए तारा के घर के अंदर जाती है। उसे उम्मीद थी जिस तरह पहले वाले लोग भी सच में जिंदा मिले, तारा के घर में भी उसी तरह सब कुछ ठीक होगा, नॉर्मल होगा। होता भी ऐसा ही है। तारा के घर जाने पर तारा तो अब उसे पहचान पे नहीं रही थी और सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल भी लग रहा था। पोली की बात करने पर तारा उसे ऐसे ही जवाब देती है कि जैसे उसे रात के बारे में कुछ नहीं पता। फिर ये पोली शुक्र कर कर अपने घर वापस चली जाती है। लेकिन एक बहुत बड़ा ट्विस्ट हमें ये दिखाया जाता है कि सब कुछ नॉर्मल नहीं था। असल में तारा भी उस बॉक्स के पोजेशन में आ गई थी। हमें उसके घर की एक दीवार दिखाई जाती है जिस पर खून से लिखा था, किसी पर भरोसा मत करना, किसी को मत बताना और किसी की मत सुनना। पहले हमने तारा के हाथ नहीं देखे थे, लेकिन अब तारा के पीछे से हमें तारा के हाथ दिखाए जाते हैं जिसने अपनी सारी उंगलियां काट ली थी। अब तारा जाकर अपने सोफे पर बैठ जाती है और वही लकड़ी का बॉक्स उठाते हुए उसमें कुछ डालती है, ये कहते हुए कि ये कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए। हमें यही लिविंग रूम में उसके मॉम और डैड को मरा हुआ भी दिखाया जाता है। यानी तारा ने उसी पोजीशन में अपने मॉम डैड को भी मार दिया था। और इस टाइम पर हमें समझ आ गई कि चाहे पोली उस कर्ज से बच गई थी, लेकिन फिर भी वो कर्ज खत्म नहीं हुआ था। तारा ने अपने डर का मुकाबला नहीं किया, बल्कि उस बॉक्स के डर में आकर वो सब करती रही जो वो बॉक्स उसे करने को कहता रहा। उसने अपने पेरेंट्स को भी मार दिया। डर और खौफ का ये सिलसिला पोली से हटकर तारा पर ट्रांसफर हो गया था और ये जानलेवा खेल अब एक नए शिकार की तलाश में है। और ऐसे ही तारा और उस बॉक्स को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।